है माँ तुमको। ओ चला 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 चल गया, आजो आजो आजो। आज की स्पेशल वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चलो चलो कैसे हैं बच्चों आप लोग सारे? थोड़ा सा कनेक्शन का इशू था, इस वजह से लेट हो गया हमारा लेक्चर। अटेंडेंस लगवा दो सब लोग। कौन कौन प्रेजेंट है अभी? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन का थोरासेंटेसिस। ठीक है, थोरासेंटेसिस जो है ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने केयरफुली इसको देखना है। ठीक है, क्या होता है थोरासेंटेसिस? ये एक प्रोसीजर है, किस लिए किया जाता है? थोरा का मतलब है चेस्ट, यानी कि थोरैसिक कैविटी से निकला है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने जो चेस्ट वॉल है और जो लंग्स हैं वहाँ से हमने क्या करना है कि जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको हमने ड्रेन करना है। ठीक है, thoracentesis is a procedure to remove fluid from the space between the lungs and the chest wall called the pleural space, जिसे pleural space बोला जाता है। ठीक है, thoracentesis is a procedure that removes an abnormal accumulation of fluid or air from the chest through a needle or tube। ठीक है, तो क्या होता है thoracentesis में हम एयर या जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है हम उसे रिमूव करते हैं। इस प्रोसीजर को थोरासेंटेसिस बोला जाता है। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, हमारा पर्पस क्या है इस प्रोसीजर के लिए? जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि हम डिटरमिन कर सके कॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को। ठीक है, सबसे पहले हम कॉज का पता लगवा सकें, यानी कि एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा, रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पेन, पेशेंट को जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है इस फ्लूइड के होने की वजह से, और जो पेशेंट को इसके अलावा जो पेन होती है चेस्ट पेन, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इसको जो है वो हम इस वजह से ये प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करना है, एज अ डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी हमने करना है। हम किसी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए और एज अ ट्रीटमेंट भी करेंगे। ट्रीटमेंट किस सेंस में होगी, किस तरह से होगी? जब हम फ्लूइड को जब ड्रेन कर लेंगे तो ये एज अ ट्रीटमेंट हो जाएगा, और जब हम थोड़ा सा फ्लूइड ड्रेन करके उसे टेस्ट करवाने के लिए भेजेंगे तो ये हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस हो जाएगा। ठीक है, तो ये और किस लिए होता है? ताकि हम ड्रेन कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड को। ठीक है, दूसरा, टू इक्वलाइज प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ थोरैसिक कैविटी, ताकि हम दोनों साइड्स का जो प्रेशर है उसे हम इक्वल कर सकें। अब होता क्या है इसके अंदर कि जब इस तरीके से एक्सेसिव फ्लूइड होता है तो होता क्या है कि वो लंग्स के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे होते, एक्सपेंड नहीं हो पा रहे होते और ब्रीदिंग इन आउट करने में मुश्किल होती है। इंडिकेशन इसकी क्या है, क्यों क्यों करते हैं? सबसे पहले कोई भी अगर ट्रोमैटिक निमोथोरैक्स हो तो तब करते हैं, ये इसकी इंडिकेशन है। ठीक है, या फिर हीमोनिमोथोरैक्स हो तब भी करते हैं। स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स हो तब भी करते हैं। ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला हो तब भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लूरल अपियन हो तब भी थोरासेंटेसिस किया जाता है। अब किन सिचुएशंस में हमने थोरासेंटेसिस नहीं करना? कब? जब अनकोऑपरेटिव पेशेंट होगा। अंडरस्टूड बात है, जब नीडल इंसर्ट करनी है तो अगर पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि पेशेंट जो है वो इरिटेट होगा, और जब आप नीडल इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो फर्दर इंजरी हो सकती है। अगर पेशेंट का कोआगुलेशन जो है वो डिसऑर्डर है तब भी नहीं करोगे। इसके अलावा
एटीलैक्टेसिस है यानी कि कोलैप्स और क्लोजर हुआ है लंग्स का, तब भी आप नहीं करोगे। ओनली वन फंक्शनिंग लंग है, सिर्फ एक लंग सिर्फ काम कर रहा है और उसमें भी फ्लूइड है, तब भी हम नहीं करेंगे। दूसरा एम्फोसीमा हो यानी कि पल्मोनरी एलार्जमेंट हो गई। एम्फोसीमा का मतलब है कि एबनॉर्मल एयर जो है वो लंग्स में चली गई है। इसके अलावा स्वेयर कफ या हिकअप के साथ है पेशेंट, तब भी हम पेशेंट को जो है वो हम प्रोसीजर नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि जब जिस पेशेंट को हिचकी आ रही होती है उसको हर कुछ सेकंड्स के बाद जो है ना हिचकी आती है, तो वो ऐसी सिचुएशन में जब बॉडी उसकी पूरी शेक करेगी, तो जब आप निडल इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें जो है वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन उसकी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में क्या है इसकी फर्दर, इस प्रोसीजर से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट जा सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, कार्डियक टैम्पोनेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि कार्डियक टैम्पोनेट क्या है कि फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है स्पेस में बिटवीन द मायोकार्डियम एंड द पेरिकार्डियम, दोनों के दरमियान में जो है वो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, कफ हो सकती है, और इसके अलावा एटीलैक्टेसिस हो सकता है यानी कि लंग कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, अब क्या है कि एज अ नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे रिलेटेड? ठीक है, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले बिफोर द प्रोसीजर आप क्या काम करोगे? आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, पर्पस हमने एक्सप्लेन करना है, उसके रिस्क और बेनिफिट्स और स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर करने हैं, और ऑब्टेन हमने करना है कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट और अप्रोप्रिएट लीगल डिजाइन। ठीक है, जैसे कि अब क्या है, आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हम ये क्यों प्रोसीजर करना चाहते हैं, आप पेशेंट को एक्सप्लेन करो। आप उन्हें बताओगे कि भाई हम आपका ये प्रोसीजर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको जो पेन हो रही है वो इस वजह से है कि लंग्स की जो आउटर लेयर है उसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर गया हुआ है, बढ़ गया है अपनी तादाद में, और वो लंग्स के ऊपर प्रेशर दे रहा है जिसकी वजह से आपको पेन भी हो रही है और आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हो, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। तो हमारा पर्पस ये है कि जब हम इस फ्लूइड को ड्रेन कर लें और आपके लंग्स को फ्री कर दें, आप इजीली सांस ले सको। इसका रिस्क क्या हो सकता है? इसका रिस्क ये हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है आपको। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो जैसे हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी हैं उस तरह के आप उन्हें रिस्क बताओगे। बेनिफिट ये होगा कि आप अच्छे से सांस ले पाओगे, आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। और इसके स्टेप्स क्या हैं कि हम आपको एनेस्थीसिया देंगे, एनेस्थीसिया देने के बाद जो है फिर हम आपको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, फिर नीडल इंसर्ट करेंगे और फिर हम ड्रेन कर लेंगे, इस तरह का। ठीक है, अब इसका रैशनल क्या है? ठीक है, बिफोर द प्रोसीजर ये सारी चीज़ें करने का रैशनल क्या है, क्यों करोगे, वजह क्या है? आप इसलिए करो क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वो हेल्प कर देगी पेशेंट को ओरिएंट करने में, और हेल्प्स ओरिएंट द पेशेंट टू प्रोसीजर, असिस्ट इन कोपिंग एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क। अब इसमें क्या होगा कि जब आप ये सारी चीज़ें, इसका रैशनल ये है कि जब आप एक्सप्लेन करोगे, अगर आप पेशेंट को सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम आ रही है अगर आप उसे गाइड कर देते जो प्रोसीजर होना है, तो उससे पेशेंट को समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भाई हम ये प्रोसीजर क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये इस प्रोसीजर से आपको क्या हेल्प मिलेगी? ठीक है, इस प्रोसीजर से आप ये जो हम प्रोसीजर करेंगे इससे अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, अगर आप हमारे साथ ताउन करोगे, तो हम प्रोसीजर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि आप एक, इसके अलावा क्या है, एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस एंड वर्बलाइज एंजाइटी। जब आप इस तरीके से जब आप पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो प्रोसीजर, तो उससे पेशेंट को ये फ़ायदा होता है कि साथ में आपको भी ये फ़ायदा होता है कि जब आप सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हो तो पेशेंट को समझने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरा, वो अपनी जो एंग्जाइटी है उसे वो वर्बलाइज कर सकता है, वो बता सकता है कि इस प्रोसीजर से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नीडल जो है वो उसका दर्द ज़्यादा होगा या मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, और ये प्रोसीजर थोड़े टाइम के लिए है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। इस तरह की वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी वो अपने दिल की बात आपसे खुल के कर सके। तो बिफोर द प्रोसीजर जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वो उसको समझने में ज़्यादा उसको बेहतर लगेगा पेशेंट को। इसके अलावा क्या होगा, बिफोर द प्रोसीजर आपने इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर लेनी है, जैसे कि ट्रबल इन ब्रीदिंग, कफिंग और हिकअप वगैरह का पता होना चाहिए। हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, इससे पहले पेशेंट को ये पता होना चाहिए। स्मोकिंग तो नहीं करता, इसके अलावा ट्रैवल तो नहीं किया कुछ प्लेसेस पे जहाँ पे जो है वो एक्सपोज हुआ हो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ। ठीक है, इसका रैशनल ये है कि अब ये सारी तो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने ये सब चीज़ें पेशेंट से पूछनी है। ठीक है,
समझ आ रही है सबको? अब लेकिन इसका रैशनल क्या है? जब भी कोई चीज़ हम रिकमेंड करते हैं तो उसका रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। रैशनल जो होता है वो चीज़ को सपोर्ट, आपकी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करता है कि ये चीज़ ऑथेंटिक है, ठीक है? जैसे कि इसका रैशनल ये है कि आप डिटेक्ट कर सको एनी एबनॉर्मैलिटी रिगार्डिंग द प्रोसीजर। अगर पेशेंट अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपको बता देता है कि मुझे जो है वो जैसे सपोज़ आपने, जैसे अंडरस्टूड बात है कि आपने लोकल एनेस्थीसिया देना है, आपने लिडोकेन या आपने ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाना है, ठीक है? अब आप इंजेक्शन लगा रहे हो, आपने लगाना ही लगाना है, लेकिन पेशेंट आपको कह देता है कि मुझे ज़ाइलोकेन से एलर्जी है। तो आपको पास मेडिकल हिस्ट्री से पता लगे कि पेशेंट इस चीज़ से एलर्जिक है, तो मैंने उसे अवॉइड करना है, ठीक है? या जैसे आपने प्रोसीजर के लिए जो कैथेटर इंसर्ट करना है, वो जो लेटेक्स है, उससे पेशेंट को एलर्जी है, तो आप वो फिर चीज़ अपने प्रोसीजर में यूज़ नहीं करोगे। या डॉक्टर, पेशेंट कहता है कि मुझे नॉर्मल सेलाइन से एलर्जी है, मैं नॉर्मल सेलाइन जब भी लगवाता हूँ तो उससे मुझे जिस्म पे खारिश होती है और मुझे सांस में तकलीफ होती है। इस तरह की पेशेंट अगर कोई हिस्ट्री देता है तो, ठीक है? फिर इसके अलावा ट्रबल इन ब्रीदिंग है, अगर पेशेंट को सांस लेने में कोई भी तकलीफ है, अगर उसे कफ बहुत ज़्यादा आ रही है या हिचकी आ रही है, तो ये जब आप हिस्ट्री लोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये भी चीज़ जो है वो आपको प्रोसीजर में हेल्प करेगी। कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। अगर पेशेंट ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ का है, तो आप उसे मेडिसिन वो दोगे जो पेशेंट को सूट करे, ठीक है? सूटेबल मेडिसिन देंगे हम, ताकि पेशेंट को जो सेकेंडरी प्रॉब्लम चल रही है वो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है? इसके अलावा आपने जो इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अब आपने जो बिफोर द प्रोसीजर जितनी भी चीज़ें करनी थी वो तो आपने रेडी कर ली, ठीक है? अब आपने जो इक्विपमेंट्स इसके लिए रेडी करने हैं वो क्या-क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ड्रेसिंग सेट चाहिए आपको, ठीक है? इसके अलावा अब्राहम्स नीडल चाहिए, ठीक है? साइज़, इसका साइज़ होता है और ये नीडल स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है चेस्ट के लिए। दूसरा कनेक्टिंग ट्यूबिंग आपको चाहिए, ठीक है? और सिरिंज चाहिए 50 ml की और 5 ml की चाहिए, ठीक है? 50 ml की आपको कौन सी चाहिए? जो हमारे पास टूमी की सिरिंज आती है, जो कि नोजल वाली होती है, जो हम पॉलिश की नीडल भी जिसे हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास स्कैपल ब्लेड होना चाहिए, ब्लेड नंबर 2 होना चाहिए, नीडल होनी चाहिए 18 टू 23 गेज की, ठीक है? स्टेराइल ग्लव्स होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसीजर कंप्लीटली स्टेराइल होगा, ठीक है? इसमें आपने किसी किस्म की भी नेग्लिजेंसी नहीं करनी कि ये क्लीन प्रोसीजर है या कौन सा। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, और ये स्टेराइल टेक्निक से होगा, फुली एसेप्टिक टेक्निक से। पायोडीन आपको चाहिए या अल्कोहल रब स्वैब चाहिए आपको, लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, जैसे कि हमारे पास लिग्नोकेन होता है या लिडोकेन जेल होता है 1% और 2% हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए कोई भी वाटर सॉल्युबल हम जेल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसे हम लोकल भी बोलते हैं। फॉर्मेलिन बॉटल आपको चाहिए ताकि आप सैंपल जो है, जो ड्रॉ करोगे सैंपल, उसे आप स्टोर कर सको। इसके अलावा यूरिन बॉटल चाहिए, 2 चाहिए। यूरिन बॉटल का मतलब है कंटेनर जो हमारे पास होते हैं, लेकिन इसके लिए जो कंटेनर यूज़ होंगे वो स्टेराइल होंगे। इसके अलावा कल्चर एंड सेंसिटिविटी की आपके पास बॉटल होनी चाहिए। 3 वे स्टॉप कॉक होना चाहिए, 3 वे स्टॉपर जो होता है, ठीक है? इसके अलावा फेनेस्ट्रेटेड टॉवल आपके पास होना चाहिए और जग होना चाहिए, और वो भी मयरिंग जार वाला, ताकि आप उसे मयर कर सको जो आप फ्लूइड को ड्रेन करोगे। फिर इसके अलावा क्या है कि आपने चेक करने हैं बिफोर द प्रोसीजर, आपने चेक करना है पेशेंट का प्लेटलेट काउंट, और आपने प्रेजेंस ऑफ कोगुलोपैथी देखनी है, ठीक है? प्लेटलेट काउंट हम चेक करेंगे और देखेंगे कि पेशेंट को किसी किस्म का क्लॉटिंग फैक्टर तो नहीं, कोई क्लॉटिंग डिजीज तो नहीं चल रही है। अगर प्लेटलेट काउंट जो है वो लेस देन 2000 होगा तो आपने क्या करना है, 20,000 होगा तो आपने, या देयर इज नॉन कोगुलोपैथी एज टू वेदर प्लेटलेट ट्रांसफॉर्मेशन और अदर इंटरवेंशन इज नीडेड। आपने देख लेना कि अगर पेशेंट को प्लेटलेट पेशेंट का कम है, या फिर पेशेंट का क्लॉटिंग का इशू है कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, और इस तरह के कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेस देन 20 है तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले पेशेंट के प्लेटलेट जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने हैं, और उसके बाद आपने प्रोसीजर करना है। क्यों? ताकि आप, रैशनल है इसका कि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज ब्लीडिंग वाइल ड्यूरिंग प्रोसीजर। अगर पेशेंट का ब्लड ऑलरेडी कोगुलोपैथी का पेशेंट है, पेशेंट का ब्लड जो है वो पहले ही जो है वो क्लॉट नहीं होता, और आपने पेशेंट का सर्जिकल एक प्रोसीजर करना है, तो इस दौरान जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि पेशेंट ब्लीड कर सकता है। और अगर प्लेटलेट क्या करते हैं कि प्लेटलेट जो है वो ब्लड जो है वो ब्लड को जो है वो स्टॉप, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लेटलेट जो है वो नेचुरली हमारी इस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है? ब्लीडिंग नहीं होने देते, क्लोटिंग फैक्टर होता है। लेकिन अगर
प्लेटलेट जो हैं वही कम होंगे, लेस देन 20 होंगे, तो फिर क्या होगा कि पेशेंट को जो ब्लीडिंग होगी वो उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आपने प्लेस करना है पेशेंट को अपराइट पोजीशन में होगा, कार्डिक पोजीशन में होगा, और हेल्प पेशेंट मेंटेन पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। आपने पेशेंट को अपराइट पोजीशन में यानी कि इस तरह से बैठने वाली पोजीशन में पेशेंट को रखना है, और कार्डिक पोजीशन होनी चाहिए। जैसे कि एक पेशेंट बेड पे बैठा होता है, तो जो ओवरहेड टेबल होता है पेशेंट का, जो इस तरीके से बना होता है, जो हम पेशेंट के बिल्कुल आगे रख देते हैं, और पेशेंट उस टेबल के ऊपर, नॉर्मली बेड्स में या आईसीयू में पेशेंट उस टेबल के ऊपर रख के चाय भी पीता है, पीक फ्लो मीटर भी यूज करता है, खाना भी खाता है, पानी भी पीता है। और कार्डियक टेबल हम उसे इसलिए बोलते हैं कि उस टेबल को सामने रखा होता है, पेशेंट अपने दोनों हाथ इस तरह से रख के और इस तरह से सहारा ले सकता है उसके ऊपर, तो हम इसलिए भी उसको कार्डियक टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने वो उस टेबल के साथ पेशेंट को पोजीशन में लिटाना है, ताकि पेशेंट जो है वो अच्छे से सपोर्ट ले सके। ठीक है, इसका रैशनल है, द upright position जो है वो ensure करेगी diaphragm is more dependent and facilitates the removal of the fluid that will be localized at the base of the chest। जब हम इस तरीके से पेशेंट को पोजीशन में बिठाएंगे तो डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और जो लंग्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ताकि हम जो बेस पर फ्लूइड, लंग्स इस तरीके से आपको पता पड़े होते हैं, और डायाफ्राम इस तरह से लंग्स के नीचे होता है। तो वो जो डायाफ्राम है वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा, और लंग्स जब हम इस तरीके से होंगे तो लंग्स जो है वो अपराइट पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़े से अपवर्ड हो जाएंगे, तो बेस के ऊपर इस पोजीशन में बेस के ऊपर जो है वो प्रिक करके फ्लूइड को ड्रेन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। समझ आ रही है सबको? आवाज मेरी आ रही है ठीक से? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हो, मैं आपको इसी में ही एक्सप्लेन कर दूंगी साथ साथ। ठीक है, इसका रैशनल है, द अपराइट पोजीशन इंश्योर कर देगी डायाफ्राम को इज मोर डिपेंडेंट एंड फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ फ्लूइड। फैसिलिटेट करने में फैसिलिटेट करेगा फ्लूइड को रिमूव करने में, दैट यूजुअली लोकलाइज एट द बेस ऑफ द चेस्ट है। फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है दैट ही और शी विल रिसीव अ ब्लड लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, आपने पेशेंट को एक्सप्लेन, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सारी चीज़ें गैदर कर ली, अपने पास हर चीज़ आपने अरेंज कर ली। दूसरे नंबर पे आपने ये किया कि पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि आपका कौन सा प्रोसीजर होगा और आप किस तरीके से हम ये प्रोसीजर करेंगे। फिर आपने क्या किया कि पेशेंट को अपराइट पोजीशन में, कार्डिक पोजीशन में उसको सेटल कर लिया। दूसरे में आपने एक्सप्लेन करना है कि अब मैं आपको जो है वो लोकल एनेस्थीसिया देने लगा हूँ, इसकी एक सुई चुभेगी, आपको दर्द होगी, आपने परेशान नहीं होना। रैशनल इसका क्या है, टू मिनिमाइज पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। रैशनल इसका ये है कि जो पेन है ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो और लगा मैं इसलिए रहा हूँ आपको लोकल एनेस्थीसिया मैं इसलिए देने लगा हूँ कि वो जो सुई चुभेगी उसकी तो दर्द होगी, लेकिन जो प्रोसीजर की दर्द है वो आपको कम होगी। फिर उसके बाद आप अगला क्या है कि क्लीन पेशेंट स्किन विद द एंटीसेप्टिक सोप। एंटीसेप्टिक सोप के साथ अच्छी तरह स्किन को क्लीन कर दें। रैशनल क्या है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करना है। स्किन को क्लीन क्यों कर रहे हैं हम, उसको एंटीसेप्टिक सोप से हम क्यों स्किन को क्लीन करें, जैसे कि हमारे पास पायोडीन होती है, पायोडीन जेल होता है, उसके साथ स्किन को हम अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं। उसकी रीज़न आपने क्या बतानी है, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रिवेंट कर सके इन्फेक्शन को और मेंटेन कर सके एसेप्टिक टेक्निक को। ठीक है, ये जैसे कि प्रोसीजर है, ये अपराइट पोजीशन है, आप देख सकते हो कि इसकी जो ये बेस है लंग्स की, यहाँ पे उसका फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हुआ और बहुत ज़्यादा है। और जब इस तरीके से निडल को इंसर्ट करके उसके साथ बैग अटैच करके जब फ्लूइड को ड्रेन कर रहे हैं, तो लंग्स आप देख सकते हो किस तरह से कोलैप्स हुआ हुआ है, ऊपर की तरफ गया हुआ है। फ्लूइड जो है वो बेसिकली पुश कर रहा है लंग्स को अपवर्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्लूइड ड्रेन होता जाएगा ये लंग जो है ये रिलीज होता जाएगा और प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगा। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या होगा, आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट को और ब्रीदिंग पैटर्न को, पेशेंट किस तरीके से ब्रीथ कर रहा है। इसका रैशनल है टू प्रोवाइड बेस लाइन डाटा टू एस्टिमेट पेशेंट्स टॉलरेंस ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, उसके रेस्पिरेशन रेट को और ब्रीदिंग पैटर्न को। इसका रैशनल ये है कि ये प्रोवाइड करेगा बेस लाइन डाटा कि पेशेंट जो है क्या वो प्रोसीजर को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं, पेशेंट का कि रेस्पिरेशन पहले से बेहतर है या नहीं, पेशेंट एसओबी में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।
असेस करना है पेशेंट के वाइटल साइंस को सच एज बीपी और पल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है बीपी और पल्स को देखना, ताकि आप प्रिवेंट कर सको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक में तो नहीं जा रहा है ड्यूरिंग प्रोसीजर, क्योंकि अब वो जो फ्लूइड है वो बॉडी का पार्ट बन चुका हुआ है। लेकिन अगर उस फ्लूइड को जब आप ड्रेन करोगे तो उसके साथ उसका बीपी भी ड्रॉप कर सकता है, प्लस उसकी पल्स भी ड्रॉप कर सकती है। आपने इसमें क्या होगा कि बेसिकली ये फिर पेशेंट आएगा हाइपोवोलीमिया में। हाइपो बॉडी का वॉल्यूम बेसिकली उसमें कम हो रहा है जैसे जैसे आप ड्रेन कर रहे हो। इसके अलावा क्या है कि आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को एंड गिव इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, क्यों? ताकि रैशनल है टू रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी को कम किया जा सके। ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है सेचुरेशन को, रैशनल है टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। इन्फॉर्म डॉक्टर इफ एनी चेंजेस ऑफ द पेशेंट, आपने फौरन से डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है किस किस्म के चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो, नोट करते हो, टू मेक श्योर वेदर नीड टू कंटिन्यू द प्रोसीजर और स्टॉप इमीडिएटली। अगर बीपी ड्रॉप करता है, पल्स ड्रॉप करती है और पेशेंट का एसओपी बढ़ जाता है, तो आपने डॉक्टर को फौरन से इन्फॉर्म करना है, और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम प्रोसीजर को वहीं पे स्टॉप कर देंगे और हम ड्रेन फर्दर नहीं करेंगे। आफ्टर प्रोसीजर आपने क्या करना है, अब इस सारे लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने बिफोर द प्रोसीजर भी देखा है क्या काम करने हैं, ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी क्या करना है, और आफ्टर द प्रोसीजर भी। तो अभी हम थर्ड स्टेप पे, यानी कि आफ्टर द प्रोसीजर आपने 3 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले क्या है कि आपने ऑब्टेन करना है obtain a chest X-ray to evaluate the fluid level. ठीक है, rational है to compare the condition of the lung before and after the procedure. So for specimen handling, fill the tubes with the required amount of the pleural fluid. जितना fluid चाहिए सिर्फ उतना ही हम उसके अंदर fluid डालेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल जब आप सैम्पलिंग करते हो तो एक रिक्वायर्ड टाइम होता है कि लिमिट होता है कि आप वहाँ तक फ्लूइड को आपने ब्लड को जो है वो वाले के अंदर डालना है, 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml, तो सिर्फ आप इतना ही डालते हो, उससे ज़्यादा नहीं आप डाल सकते फ्लूइड को। अदरवाइज जो उसके अंदर मेडिसिन होती है, जो ऑलरेडी उसके अंदर लिक्विड डाला होता है, तो वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता और जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर वेरिएशन आती हैं। ठीक है, रैशनल है टू प्रिवेंट ओवर इनटेक ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिमेन बोतल। इसका रैशनल है, जैसे मैंने आपको बताया है, कि बोतल के अंदर ओवर इनटेक नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है चेक दैट ईच बोतल इज करेक्टली लेबल्ड बाय पेशेंट आइडेंटिफायर्स। फुल नेम है, आपको 2 यूनिक आइडेंटिफायर्स आपने देने हैं, फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ है और मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है। 2 यूनिक आइडेंटिफायर देने हैं जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट पेशेंट का फुल नेम है, यानी कि मोहम्मद अली सन ऑफ मोहम्मद अकबर। ठीक है, फुल नेम आपने दिया, साथ में आपने उसका एमआर नंबर देना है। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम में एक बंदे को सिर्फ एक ही मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है, और एक ही नंबर सब लोगों को नहीं होता। इसी वजह से जो हॉस्पिटल के नंबर है वो सैकड़ों में होते हैं, हजारों में चल रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब सबसे पहले बॉटल को हम लेबल करेंगे और फिर हम उसमें स्पेसिमेन डालेंगे। वो इसलिए कि एक तो लेबल वायल जो है वो मिक्स ना होने, किसी और पेशेंट को जो है वो पेशेंट की बोतल ना चली जाए, और दूसरा ये कि अगर 2 पेशेंट का सैंपल ड्रॉ हुआ है और दोनों का सेम ही सैंपल है, तो दोनों के सैंपल मिक्स ना हो जाए, इसलिए पहले हम प्रॉपरली लेबल करेंगे, ताकि जो है वो किसी किस्म की गलती होने के चांसेस ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद है टू प्रिवेंट फ्रॉम इनकरेक्ट रिजल्ट टू द पेशेंट। ठीक है, ताकि इनकरेक्ट रिजल्ट ना जाए। आफ्टर प्रोसीजर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट कर देना प्रोसीजर को, पेशेंट का रिस्पॉन्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड को, अमाउंट को, और पेशेंट रिस्पॉन्स को फॉलो अप है। फिर टू डेवलप फर्दर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजर एनाल्जेसिया एज नीडेड टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम पेन रिलेटेड टू द इंसिजन साइट। ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर एनाल्जेसिक्स हम लाजमी देंगे, जैसे कि इस तरह के प्रोसीजर के लिए डॉक्टर जो है वो एक्नॉल ग्रेविनेट लगवा देते हैं अगर ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर रहा हो, या पैनाडोल दिलवा देते हैं, या डाइक्लोरान का इंजेक्शन लगवा देते हैं। ठीक है, और ये क्यों करवाते हैं, आफ्टर प्रोसीजर ये इसलिए करवाया जाता है ताकि प्रिवेंट कर सके पेशेंट को पेन रिलेटेड टू द इंसिजन साइड, जो कि इंसिजन देके हमने ट्यूब इंसर्ट की थी, वहाँ पे पेशेंट को पेन ना हो। फिर आपने रेस्ट इन बेड फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर, पेशेंट को रेस्ट करना 2 आवर्स मिनिमम अलाउड है। फिर उसके बाद मिनिमाइज पेशेंट एक्टिविटी ड्यूरेशन, गैस डिज़निया वगैरह ना हो जाए पेशेंट को। ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग विल बी चेक्ड फॉर टू कुछ कुछ आवर्स के लिए हम उसको करेंगे टू मेक श्योर डोंट हैव कॉम्प्लिकेशन। फिर उसके बाद है मेरी रिमूव ड्रेसिंग और बैंडेज आफ्टर डे और रिप्लेसिंग इफ दे बिकम सॉइल्ड और वेट। अगर हो गई है खराब हो गई है तो हम उसे रिमूव कर देंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन, रेजिस्ट्रेशन रेगुलर डाइट टू प्रमोट वुंड हीलिंग। ठीक है, अब इस प्रोसीजर
हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आपसे पूछता है कि मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो आप पेशेंट को ये नहीं कहोगे कि आपने बहुत ठंडा नहीं खाना, बहुत गर्म नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, शुगर नहीं लेनी, ये वो इस तरह नहीं। पेशेंट अपनी रेगुलर डाइट ले सकता है अनलेस एंड अनटिल अगर पेशेंट को सेकेंडरी प्रॉब्लम कोई और पैरेलल चलती है। जैसे कि अगर हार्ट पेशेंट है तो ऑब्वियस बात है कि पेशेंट जो है वो किस तरह की डाइट लेगा, सोल्ट रेस्ट्रिक्टेड लेगा और फैट फ्री डाइट लेगा। और अगर पेशेंट फैट का है तो किस तरह की डाइट, तो ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है। और इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ का है तो वो ऑब्वियस बात है कि वो जो है वो कुछ भी स्वीट में कुछ भी नहीं ले सकता, मीठा नहीं ले सकता, उसने कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में लेना है। तो इस तरह की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू हेल्थ उसके आपने उसको गाइड करना है कि वो क्या मेडिसिन ले सकता है और क्या नहीं। ठीक है, तो अभी इसके अलावा इस लेक्चर से रिलेटेड कोई है आपका क्वेश्चन जो समझ ना आए? लेक्चर की समझ आ गई आपको, रिवीजन अच्छी हो गई है? सबको समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, मैं ज़ूम के ऊपर अपना अकाउंट बना के और मैं जल्द ही आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी। ज़ूम के ऊपर हम 1-2 दफ़ा मीटिंग कर लेंगे और फिर ज़ूम के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा, वो होगा सॉरी वाइवा आपका ज़ूम पे होगा और जल्द ही हम कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी आप सब लोग क्यों नहीं ऑनलाइन? सिर्फ़ इफ़रा है, आबदा है, सहर है? सहर है, सिदरा है, आप 4-5 लोग ही हो, क्या वजह है? सब लोग क्यों नहीं हैं? इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में? आगे आप लोगों ने पेपर नहीं देने? सादिया भी है, ठीक है। और एक और कोई एंटर हो गया, और कौन है? इतने कम लोग हो, सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम है? जी, चलो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर जो पढ़ना चाह रहे हो? जैसे अभी कल आप लोगों में से किसी ने ईसीजी का बोला है, या कोई और चीज़ आप पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों को? हाँ जी इफ्रा, सब लेक्चर्स की समझ आ गई है? एग्ज़ाम के लिए कोई प्रेपरेशन नहीं चाहिए आपको? हाँ, बुक में भी हैं। बुक में से ही सारे लेक्चर हैं आपके ये। मैंने आपको एसेंशियल की बुक सॉफ्ट में सेंड की है।
ठीक है। कॉलेज हम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं ना, कॉलेज जो है अच्छा बस कर हम लोग। इसका प्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, चलो फिर अभी मैं एंड कर रही हूँ। लड़की अभी बस कर। मेडिकल टेक्नोलॉजी। हाँ चलो, ओके, खुदा हाफिज।